हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बजट। और बजट को हम आज की क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, मतलब है तो, लेकिन इसको बहुत नॉर्मली अगर तरीके से हम समझेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम बजट को आज कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश पूरी यही रहती है कि बजट को कंप्लीट कर लें। अगर कोई और डाउट रहेगा आप लोगों का तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। सो हम पढ़ेंगे बजट का अर्थ, मीनिंग ऑफ बजट, फंक्शन ऑफ बजट, सिस्टम ऑफ बजटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ बजटिंग। मतलब आपकी यूनिट पूरी मिलाकर यहाँ पर ये पूरी यूनिट है, बस टाइप्स ऑफ बजट इसमें नहीं है, वो मैं आपको सेपरेटली पढ़ा दूंगी, घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बजट का अर्थ। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बोला जा रहा है कि ये बजट उपकरण के माध्यम से काम करता है और संपूर्ण बजटीय चक्र को घेरता है। ये बजट के तौर पे काम करता है, बजट को ध्यान में रख के, हर चीज़ को ध्यान में रख के। और ये जो है बजट को घेरता है इन द सेंस कि हर चीज़ को ध्यान में रखकर बजट को ध्यान में रखता है। कि जैसे जब हमने पॉलिसी पढ़ा था तो पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि बजट को ध्यान में रख के पॉलिसी मेकिंग होती है। तो बजट को घेरता है का मतलब यही होता है कि हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही बजट को फाइनल किया जाता है। इसका अर्थ है बजट का निरूपण, बजट का अधिनियम, बजट का क्रियान्वयन, लेखांकन, लेखा परीक्षण। मतलब बजट का एक अमेंडमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको इवेल्युएट करना है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। CP भाम्बरी के अनुसार वर्तमान अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 में ओपनिंग द बजट नाम व्यंग्य रचना में वालपोल की उस वर्ष की वित्तीय योजना के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, बजट शब्द पुरानी अंग्रेजी के शब्द बॉगेट से निकला है, जिसका अर्थ है बोरा या थैला। बोरा या थैला मतलब बॉगेट को अंग्रेजी शब्द में पैसों से भरा थैला भी बोला जाता है। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष के सरकार के वित्तीय कार्यक्रम का संसद में प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश वित्तीय मंत्री अपने कागजात का एक चमड़े के थैले से निकालते थे। एक चमड़े के थैले में से उसको निकाला करते थे और फिर वो थैले को रख कर उस कागजात को पेश किया करते थे। ठीक है, बजट के रूप में जो कागजात, तो उसका नाम जो था यहाँ पर ये पड़ गया। बजट की कुछ परिभाषाएं, इनमें से जो भी परिभाषाएं आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपके बुक में आपके पास या आपके किसी भी तरीके से आपके पास अलग अलग डेफिनेशन हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, डजेंट मैटर। हेरोल्ड आर ब्रूस कहते हैं कि बजट किसी संगठन की अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय का वित्तीय व्यक्त है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार किया जाता है। मतलब बजट किसी ग्रुप का एक ऐसा हेल्पफुल ज़रिया है, एक हेल्पफुल चीज़ है जो पहले से ही तैयार किया जाता है बाकी चीज़ों को पूरा करने के लिए। विल्ने बोलते हैं बजट अनुमानित आय और व्यय का वितरण है। आय एवं व्यय का तुलनात्मक चित्रण और इन सब के ऊपर ये राजस्व एकत्र करने और सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया हुआ प्राधिकार तथा निर्देश है। मतलब सीधी सी बात है कि बजट जो है उसको कोई हैंडल करता है और हैंडल करने के बाद उसको प्रायोरिटी पर रखता है कि कौन सा काम कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किसके लिए होना है, वो सारी चीज़ें। रेनेगेज बोलते हैं कि आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान और एक अनुमान है जो कुछ खर्चों को करने और प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतीकरण है। ठीक है, डिमॉग बोलते हैं बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता है और भविष्य के लिए निश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाता है। मतलब ये बोल रहे हैं डिमॉग कि बजट एक ऐसी चीज़ है जो हम पास्ट के लिए सोच के, मतलब पास्ट में वो होता है, प्रेजेंट में उसको तैयार करते हैं और फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लेते हैं। मुनरो बोलते हैं बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है, उसमें एक और सभी आयों का और दूसरी ओर सभी खर्चों का मद के अनुसार अनुमान दिया होता है। बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। अर्थात बजट विधायिका को प्रस्तुत और विधायिका द्वारा स्वीकृत सरकारों की वित्तीय दस्तावेज है। सीधे तौर पे लेजिस्लेटिव की और लेजिस्लेटिव फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसा हेल्पफुल चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उभार सकते हैं। बजट के कार्य, फंक्शंस, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स में हैं। इन पॉइंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहला, ये विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये
एग्जीक्यूटिव के लिए अपनी लेजिस्लेटिव की जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करता है। प्रशासनिक पद सोपान तंत्र में वरिष्ठों के प्रति अधीनस्थों की जवाबी का सुनिश्चित होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव के जो पद होते हैं, लेवल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे अधिकारी सब बैठे हुए हैं, उन सब में से जो वरिष्ठ नागरिक मतलब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ओल्ड एज जो सारे अधिकारी हैं हमारे, उन लोगों के जवाबदेही के लिए होता है कि उन लोगों ने किस तरीके से पूरे साल मेहनत करके क्या करके बजट को 1 फरवरी को पारित किया। मतलब हर साल बजट 1 फरवरी को आता है। ये सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है जिसका कार्य निर्धारण, वितरण और स्थितीकरण है। ये इकोनॉमिकल और सोशली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसके लिए बनाया जाता है, जिसको इकोनॉमी और सोशली दोनों ही चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उस चीज़ को आगे डिस्क्राइब भी करते हैं। ये सरकारी विभागों की विभिन्न गतिविधियों का एक योजना के अधीन लाकर उनको एकीकृत करता है और इस प्रकार प्रशासनिक प्रबंध एवं समन्वय को आसान बना देता है। ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सिचुएशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनकी सभी चीज़ों को एक साथ लाकर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि योजना वगैरह बनी है, जो भी चीज़ बनी है वो सब बनने के बाद बजट ही तो पूरा करेगा ना, बजट ही तो फैसला देगा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इस वजह से बजटिंग के प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ बजटिंग क्या है। सबसे पहला इन्होंने बोला है मध्य क्रम बजट निर्माण। लाइन आइटम बजटिंग क्या होती है। लाइन आइटम बजटिंग को रखा जाता है एक बहुत पुराने तरीके से, मतलब बहुत रूढ़िवादी तरीका। रूढ़िवादी होते हैं कंजर्वेटिव, बहुत पुरानी सोच वाले, ठीक है। बजटिंग के इस पूरे प्रोसेस का डेवलपमेंट 18 और 19 सेंचुरी के आसपास हुआ था। इसमें खर्चों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर गोल्स हैं उनको सामने लाए बगैर ही उन पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना कर ली जाती है कि इतना खर्च होगा, फला फला वला वला, ठीक है, ये होता है। तो जी ये चीज़ ध्यान में रखते हैं और बजट को मध्य क्रम वर्गीकरण के डिवाइड से बांट देते हैं लाइन आइटम बजटिंग के तौर पे, कि भाई लाइन आइटम के तौर पे कि ये चीज़ ये यहाँ पर होने वाली है, ये चीज़ वहाँ होने वाली है, फला फला, और वो चीज़ वहाँ पर होगी, और उसके ही हिसाब से सब चीज़ों को अच्छे से डीपली डिस्क्राइब कर दिया जाता है एक अपने ही दिमागी तौर पे। ये वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ जी आगे। वास्तव में मध्य क्रम लाइन जो आइटम्स हैं, बजटिंग प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेही और खर्चों की वैधानिकता या फिर नियमितता को सुनिश्चित करना है। बेसिकली जो भी पैसा जहाँ भी खर्च हुआ है उसका जवाब देना है कि ये पैसा यहाँ खर्च हुआ है, इसमें खर्च हुआ है, इतना खर्च हुआ है, और वही चीज़ को मध्य क्रम में लाइन आइटम बजटिंग में रखी गई है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग, निष्पादन बजट निर्माण। इस पूरे प्रोसेस का जन्म अमेरिका से हुआ है और उसे फंक्शन और एक्टिविटीज़ बजटिंग भी बोला जाता है। क्रियाशील बजट या फिर कार्यकलाप बजट। निष्पादन बजट शब्दों को पहले हूवर आयोग ने गढ़ा था। इसने अमेरिका में निष्पादन बजट अपनाने की सिफारिशें की थी, जिससे कि बजट निर्माण के प्रति कुशल प्रबंधन का भी पर्सपेक्टिव बना रहे। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसको 1950 में लागू कर दिया था, ठीक है। दूसरा, उस आयोग के अनुसार निष्पादन बजट प्रणाली के उद्देश्य, अब ये जो आयोग बनाई थी उन्होंने आगे, वो वाली आयोग के अनुसार क्या क्या पर्सपेक्टिव रखे गए हैं, क्या गोल्स पूरे करने हैं। विधायिका संसद से जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए धन की मांग करती है उनको ये अधिक स्पष्टता से सामने लेकर आएगी। ये कार्यों और उपलब्धियों को वित्तीय और वास्तविक अर्थों में समान लाती है। संसद इस बजट को बेहतर ढंग से समझ सकती है और उसकी बेहतर समीक्षा भी कर सकती है। इससे बजट निरूपण में सुधार आते हैं। इससे सरकार के सभी स्तर पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया आसान हो जाती है। वित्तीय कार्यकलाप के प्रबंधन नियंत्रण, मतलब उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल रहता है और अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को भी पूरा करने में हेल्पफुल रहता है। कार्यक्रम बजट निर्माण जो भी हमने पढ़ा है वो, ठीक है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फंक्शन में और एक्टिविटीज़ में, तो ये एक्टिविटीज़ वाला है। निष्पादन बजटिंग की तरह ही कार्यक्रम बजटिंग प्लानिंग के लिए या फिर हमारी किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और ये अमेरिका की ही देन है। इसका सूत्रपात 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया। 1971 में उसे छोड़ दिया गया। बजटिंग की इस पूरे प्रोसेस को हमारे बजटिंग के कार्यों में ही रखा गया, मतलब चेंज नहीं किया गया, ना ही उसको हटाया गया, इसको प्रायोरिटी पर रखा गया कि हाँ जी ये रहेगा,
ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान दी गई। KL हांडा के अनुसार कार्यक्रम बजटिंग पर PPBS बजटिंग के नियोजक पक्ष पर बल देते हैं, जिसका उद्देश्य अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है। शून्य आधारित बजट, ज़ीरो बैलेंस हमारा बजट जो है, इसका जन्म भी अमेरिका से हुआ। इसका निर्माण निजी उद्योग के एक प्रबंधक पीटर ए पियर ने 1969 में किया था। अमेरिका को इसको राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया था। निष्पादन बजटिंग की तरह ZBB भी बजटिंग की एक मतलब डिसीजन वाली या फिर लॉजिकल थ्योरी मान सकते हैं। इसके अंदर बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले कोई भी योजना की आलोचना की जाती है और उसको दोबारा से पढ़ा जाता है, समझा। मतलब बेसिकली जैसे आप अपने पेपर की तैयारी करते हो, फिर अगेन करने के बाद उसको रिवाइज करते हो, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर भी होता है। शून्य आधारित बजट के लाभ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए पैसा मिलता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इसके अंदर जो हमारी लागत प्रभाविता है और लागत लाभ है, दोनों ही आलोचना के रूप में सामने रहते हैं, लेकिन फिर भी निगाह में रहते हैं। इसे हर वर्ष के टाइम पे बजट समायोजन में ही प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। सूर्यास्त विधान, सनसाइड लेजिस्लेशन, ये अवांछित, पुराने और बेकार अनुपयोगी कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, KL हांडे ने क्या बोला है, इसको आप पढ़ लेना। इसके लाभ बताए गए हैं कि सरकारी खर्चों में मितव्ययता की सुनिश्चितता करता है, सरकारी गतिविधियों को फैलाव करने से रोकता है, ठीक है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कार्यक्रमों को इवेल्युएट करता है वगैरह वगैरह। बजटिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, ठीक है, तर्कसंगत बजटिंग है, बजट संतुलित हो मतलब बैलेंस में हो। रोकड़ बजटिंग हो, कि रोकड़ बजटिंग का मतलब होता है कि राजस्व बजटिंग वाला एक चीज़ कि एक हकदार उसका होना चाहिए कि भैया ये ऐसी चीज़ हो रही है, वैसी हो रही है। सभी वित्तीय लेन देन का एक ही बजट होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे बनानी है, ये पॉलिसी बनानी है, ये करना है, वो करना है, सबका एक ही बजट होगा। बजटिंग सरल होनी चाहिए, शुद्ध नहीं, बहुत इजी होनी चाहिए लेकिन बहुत प्योर नहीं। अनुमान ठोस होने चाहिए कि मुझे ये करना है कि मेरी इस पॉलिसी में 7 करोड़ लगने हैं तो लगने हैं, इससे ज़्यादा ऊपर ना इससे ज़्यादा नीचे, ये चीज़। कलातीत का नियम होना चाहिए इसके अंदर, मतलब रूल ऑफ लैप्स जो होता है, ये जो होता है भारत और इंग्लैंड में हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो अमेरिका में 1 जुलाई से 30 जून तक और फ्रांस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, इसके अंडर में धन को एक्सेप्ट किया जाता है वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग, और उसमें ध्यान रखा जाता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे होगी। राजस्व और पूंजी भाग अलग अलग होने चाहिए, मतलब वसूल करने वाले और लेने देने वाले सब अलग होने चाहिए। अनुमानों के रूपरेखा के रूप में अनुरूप हो, अनुमानों की रूपरेखा के रूप में अनुरूप होना चाहिए, मतलब ये कि जो हमारा फाइनेंशियली कंट्रोल है ना, वो एक तरीके से हेल्पफुल माना जाना चाहिए, ये नहीं कि तुम जितना मर्जी खर्च करते रहो। अब आता है बजट का महत्व। सरकारी प्रशासन के लिए वित्तीय प्रशासन के महत्व पर प्रचलित है। कौटिल्य बोलते हैं सारे काम वित्तीय पर निर्भर हैं, सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर देना चाहिए। ह्यूवर आयोग, वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। विलोबी, बजट प्रशासन का अभिन्न और अनिवार्य औजार है। डिमॉक, वित्तीय प्रशासन सभी पक्षों में से बजट निर्माण सबसे ज़्यादा नीति संबंधी प्रश्न उठाता है। लॉयड जॉर्ज, सरकार वित्तीय है। और मॉरिस्टन मार्क्स बोलते हैं प्रशासन में वित्तीय वातावरण में ऑक्सीजन की तरह ही सर्वव्यापी है, मतलब जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है उतनी ही ज़रूरी हमारी बाकी चीज़ों को भी रखा गया है। अब जो है हम इसके प्रकार के देख लेते हैं स्टूडेंट। भारत में बजट के 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकार को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा संतुलित बजट। ठीक है, संतुलित बजट क्या बोलता है, वो ये कहता है कि बजट को संतुलित करने के लिए अनुमानित व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष के अपेक्षित आय के बराबर होना चाहिए। बेसिकली बैलेंस होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पिछले साल बजट 1 फरवरी को इतना रहा था और मेरा इतना खर्च हो गया था, तो अब मुझे ध्यान में रखना है कि इतना खर्च ना हो, इतना बच भी जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, क्योंकि इंडिया और जगह की भी मदद कर रहा है। अगर हम रिसेंटली देखें तो टर्की, सीरिया की इंडिया ने हेल्प करी है, टर्की की हेल्प की है, तो उसके लिए भी पैसा कहीं ना कहीं से आया ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। सरप्लस बजट क्या होता है, अगर किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय या अनुमानित व्यय से अधिक हुए तो बजट को अधिशेष या सरप्लस बजट कहा जाता है। मतलब किसी भी फाइनेंशियली ईयर में जो हमने अनुमान लगाया है
उससे व्यय ज़्यादा है तो उस बजट को सरप्लस बजट या अधिशेष बजट बोला जाता है। इस प्रकार का बजट ये दिखाता है कि सरकार की टैक्स से होने वाला जो कमाई है, सरकार ने पब्लिक वेलफेयर के लिए जो खर्च किए गए पैसे हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति के टाइम पे कुल मांगों को कम करने के लिए इस प्रकार के बजट को लागू भी किया जाता है। और तीसरा है घाटा बजट। घाटे का बजट तब तो होता है जब किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व की तुलना में अनुमानित व्यय अधिक होता है। ठीक है, ये मतलब इतना मैंने लगाया था अनुमान, लेकिन खर्च इतना हो गया और उसमें फिर वो घाटा देखा जाता है। तो उसको एनालाइज कर दिया जाता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर ऐसी है वैसी है, और उस हिसाब से ही चीज़ों को डिवाइड करके डिस्क्राइब कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों का जो बजट वाला टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।